हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ फिजियोलॉजी जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम गाइटन। और आज चैप्टर नंबर 3 की सेकंड वीडियो है जिसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ओके, लास्ट वीडियो में हमने जेनेटिक कोड तक सारी बात कर ली थी, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और जेनेटिक कोड का कॉन्सेप्ट आपको समझा चुका हूँ। आज बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन की। देखें, जो सेंट्रल डॉगमा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी कहलाता है वो ये कि डीएनए से व्हाट वी प्रोड्यूस इज आरएनए, और ये जो प्रोसेस है डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो आज हमको यही डिस्कस करना है। और फिर आरएनए से क्या चीज़ बनती है? आरएनए से प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड, और प्रोटीन बनने का प्रोसेस कहलाता है ट्रांसलेशन। सो ट्रांसक्रिप्शन इज द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एंड ट्रांसलेशन इज द सेकेंड स्टेप। सो इस पर अलग वीडियो बनाएंगे बाद में, बट टुडेज टॉपिक इज ट्रांसक्रिप्शन। ओके, नाउ ट्रांसक्रिप्शन के साथ क्या लिखा है देखिए इन्होंने, ट्रांसफर ऑफ सेल न्यूक्लियस डीएनए कोड टू द साइटोप्लाज्म। सो बेसिकली डीएनए से जो आरएनए बनता है, डीएनए इज प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस। सो इफ दिस इज द सेल, उसके सेंटर में यहाँ न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली क्रोमोसोम्स एंड डीएनए मौजूद हैं, और इस डीएनए में आपकी पूरी जितनी भी प्रोटीन्स बॉडी में बननी है उन सब का कोड मौजूद है। ये डीएनए ट्रांसक्राइब होता है इनटू आरएनए विद इन द न्यूक्लियस, और फिर ये आरएनए न्यूक्लियस से निकल के बाहर साइटोप्लाज्म तक पहुंचता है। ओके, सो ये सारी चीजें आज की वीडियो में हमको डिस्कस करनी है। Now, because DNA is located in the cell nucleus, yet most of the cell functions are carried out in the cytoplasm, there must be some means for the DNA genes of the nucleus to control the chemical reactions in the cytoplasm. So that's a very basic thing to understand कि this is the cell for example and this is the nucleus। हम बार बार ये बात करते हैं कि जो पूरी बॉडी का कंट्रोल सिस्टम है वो डीएनए में मौजूद जो जेनेटिक सीक्वेंस है उसमें है, लेकिन हमें ये भी पता है कि जो बॉडी के सारे फंक्शंस हैं, जितने भी काम हैं बॉडी के, दे आर ऑल बीइंग परफॉर्म्ड विद इन द साइटोप्लाज्म। चाहे वो प्रोटीन सिंथेसिस है, चाहे वो ट्रैफिकिंग ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स है, ऑल दैट इज डन विद इन द साइटोप्लाज्म। जिसका मतलब ये हुआ कि डीएनए का कंट्रोल साइटोप्लाज्म पर होने के लिए देयर शुड बी सम intermediate stuff, और वो intermediary stuff होते हैं RNA molecules. Okay, so that's what the importance of RNA is, and this control is achieved through intermediary or other type of nucleic acids which are known as RNA, the formation of which is controlled by the DNA in the nucleus. Thus, as shown in figure 3.7, अभी हम डायग्राम देखते हैं, the code from the DNA is transferred to the RNA in a process called transcription. So ये जो सारा प्रोसेस है कंट्रोल का, यानी बार बार मैं सेल की डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, सेंटर में एक न्यूक्लियस ड्रॉ कर रहा हूँ, और यहाँ डीएनए में सीक्वेंस मौजूद है। ये डीएनए अपना वो सीक्वेंस देता है टू द आरएनए और कहता है जा बच्चे बाहर जाके ज़रा सिस्टम को कंट्रोल कर। सो डीएनए का जो छोटा बच्चा है जो कि आरएनए है, which carries the information from the DNA, goes into the cytoplasm and control the functions there. Okay, ये पूरी स्कीम है, और डीएनए से आरएनए के बनने के प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। Now RNA in turn diffuses from the nucleus through the nuclear pores and goes into the cytoplasm where it controls protein synthesis. तो ये सारी जो स्टोरी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनेगा, और आरएनए न्यूक्लियस में मौजूद जो पोर्स होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स, उनसे निकल के बाहर आ जाएगा और पूरी सिस्टम को कंट्रोल करेगा। ओके, नाउ आरएनए इज सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस फ्रॉम अ डीएनए टेम्पलेट। ड्यूरिंग आरएनए सिंथेसिस, 2 strands of DNA are separated temporarily. One of these strands is used as the template for synthesis of RNA molecule. The code triplets in the DNA result in the formation of complementary code triplets in the RNA, and these are now known as codons. These codons in turn will control the sequence of amino acid in the protein to be synthesized. ये बहुत important paragraph है, इसका concept जरा अच्छे से बना लें। So होता बेसिकली ये है कि लेट मी ड्रॉ अ रफ कार्टून फॉर यू, फिर मैं आपको इनकी अपनी जो डायग्राम्स हैं वो दिखाता हूँ। सपोज देयर इज अ डीएनए मॉलिक्यूल, और ये डीएनए मॉलिक्यूल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है, इसमें नाइट्रोजनस बेसिस आपस में जुड़ी हुई हैं इस तरह से। सो आरएनए सिंथेसिस के लिए होता ये है कि फर्स्ट स्टेप में ये जो 2 स्ट्रैंड्स हैं ये खोल दिए जाते हैं। सो दीज 2 स्ट्रैंड्स आर नाउ सेपरेट फ्रॉम ईच अदर लाइक दिस। सो यहाँ हम जो इस डायग्राम में देख रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड, दूसरा डीएनए स्ट्रैंड कहीं और होगा, खुल गया। सो दैट इज स्ट्रैंड नंबर 1। इस स्ट्रैंड से
आरएनए मॉलिक्यूल बन रहा है, सो इस स्ट्रैंड को हम नाम देते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या नाम दिया जाता है इसको? टेम्पलेट स्ट्रैंड, क्योंकि इसकी सीक्वेंस कॉपी हो रही है, इसकी सीक्वेंस कॉपी हो रही है, डीएनए की सीक्वेंस कॉपी हो रही है, और क्या बन रहा है? आरएनए। तो द फर्स्ट स्टेप विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए इज दैट द टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स हैं, ये दे आर सेपरेटेड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, और ये अलग अलग होकर, सो दीज आर टू स्ट्रैंड्स, ये अलग अलग हो गए। अब कोई एक स्ट्रैंड है जो कॉपी होना शुरू हो जाता है और उससे एक पर्टिकुलर एरिया कॉपी होकर आरएनए बनाता है। सो फॉर एग्जांपल अगर इस डायग्राम को आप देखें, सो दिस इज द डीएनए मॉलिक्यूल, दिस इज वन ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड्स। टोटल स्ट्रैंड्स कितने होते हैं? 2, बट दिस इज वन ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड्स। और इसको जरा समझने की कोशिश करें, यहाँ पे क्या है? देयर आर नाइट्रोजनस बेसेस, गवानीन, साइटोसिन, एडेनिन। तो ये तो आपको नाइट्रोजनस बेसिस समझ में आ गई, जो TTCAG लिखा हुआ है। नाउ व्हाट इज दिस D? D इज द डीऑक्सी शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर। व्हाट इज दिस P? दिस P इज द फॉस्फेट। इस सब को मिलाकर हम क्या नाम देते थे? दिस इज ऑल नोन एज अ न्यूक्लियोटाइड। तो बेसिकली ये पूरा जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, और इस स्ट्रैंड को अब हम क्या कहते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। होता ये है कि जैसे जैसे आरएनए का मॉलिक्यूल बनता जाता है, ईच ऑफ द डीएनएज न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो भी नाइट्रोजनस बेस होती है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस इनकॉर्पोरेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, पहली नाइट्रोजनस बेस कौन सी है? गवानिन। तो साइटोप्लाज्म में यहाँ देयर विल बी दिस इज हैपनिंग इन द न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस के अंदर गवानिन का कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन होगा, सो साइटोसिन को पकड़ लिया जाता है। फिर ये आर का मतलब है राइबोज शुगर, क्योंकि आरएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज नहीं होती, राइबोज होती है, और ये पी फॉस्फेट ग्रुप ही है। तो यहाँ पर भी एक न्यूक्लियोटाइड जनरेट हो रहा है, और ये जो न्यूक्लियोटाइड है वो ये रहा। इस न्यूक्लियोटाइड में भी एक नाइट्रोजनस बेस है, इस न्यूक्लियोटाइड में भी एक शुगर है, लेकिन शुगर राइबोज है, और इस न्यूक्लियोटाइड में भी एक फॉस्फेट है। इसको कंपेयर करें इस न्यूक्लियोटाइड के साथ जिसमें नाइट्रोजनस बेस है, डीऑक्सी राइबोज शुगर है, और फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप है। सो ये डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है और ये आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है, और डिफरेंस इनमें ये है, फर्स्ट डिफरेंस ये है कि डीऑक्सी शुगर के बजाय अब यहाँ पे राइबोज शुगर है, जो कि डीऑक्सी नहीं है। ओके, और दूसरा डिफरेंस ये है कि जो नाइट्रोजनस बेस बनी है, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू व्हाट एवर प्रेजेंट इन डीएनए। अगर डीएनए में देखें गवानीन है तो यहाँ साइटोसिन, गवानीन है तो साइटोसिन, और अगर साइटोसिन है तो आरएनए में गवानीन, और अगर डीएनए में एडेनिन है तो एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री एक्चुअली थायमीन होता है, लेकिन आरएनए में थायमीन नहीं होता। सो आरएनए में थायमीन की जगह क्या चीज होती है? यूरासिल। सो जहां कहीं डीएनए में एडेनिन होगा, वहां आरएनए में क्या चीज होगी? यूरासिल। गवानीन का साइटोसिन, एडेनिन का थायमीन नहीं होता तो यूरासिल, साइटोसिन का गवानीन, और अगर थायमीन होगा तो उसका एडेनिन। सो ये हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस बनते हैं, और इस तरह से बेसिकली इस पूरे मैकेनिज्म में हो क्या रहा है, इस पूरे ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में एक्चुअली जो फिनोमिना हो रहा है वो ये कि डीएनए के अंदर जो जेनेटिक कोड है वो एक्चुअली कॉपी हो रहा है आरएनए के अंदर, और ये आरएनए का मॉलिक्यूल, चूंकि डीएनए पूरे का पूरा निकल के बाहर साइटोप्लाज्म में नहीं जा सकता ना, इसीलिए छोटा मॉलिक्यूल बनता है विच इज द आरएनए मॉलिक्यूल। और ये सारा जो प्रोसेस है ये करवाने के लिए जो मेन एंजाइम इन्वॉल्व है उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। सो आरएनए पॉलीमरेज इज द एंजाइम व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर जनरेशन ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल। ओके, राइट। अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये टेक्स्ट लाइंस अब आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ड्यूरिंग दी सिंथेसिस ऑफ आरएनए, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर सेपरेटेड, और टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। और ये जो सीक्वेंस बनती है आरएनए के अंदर, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द सीक्वेंस ऑफ डीएनए। यहाँ इस सीक्वेंस को हम नाम देते हैं कोड, यानी 3 न्यूक्लियोटाइड्स को मिला के कोड कहा जाता है। यहाँ इन 3 न्यूक्लियोटाइड्स को मिला के कहा जाता है कोडॉन। आरएनए के अंदर यही क्या कहलाते हैं? कोडॉन। ओके, अब ये बात समझ में आनी चाहिए कि कोडॉन की जो सीक्वेंस है नाइट्रोजनस बेसिस की, वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है कोड से कंपैरिजन में। ओके, नाउ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आरएनए। The basic building blocks of RNA are almost the same as those of the DNA, except for 2 differences. First difference is that the sugar of deoxyribose is not used in the RNA formation. Deoxyribose is only used for DNA.
In its place, another sugar of slightly different composition, which is called the ribose, which contains an extra hydroxyline, is used in the RNA structure. Second difference ये है कि thymine is replaced by uracil. So ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ समझा दी हैं कि whenever there is adenine in DNA, adenine का complementary thymine होना चाहिए था, लेकिन thymine नहीं होता, RNA में क्या होता है? uracil. So these two differences which you have to remember कि एक तो यहाँ पर आपको बार बार देखें, यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज शुगर मिलेगी किसमें? डीएनए में, लेकिन आरएनए में आपको राइबोज ये मिलेगा. ओके, सो ये दो डिफरेंसेस पता होने चाहिए कि शुगर डिफरेंसेस होते हैं एंड आरएनए में देयर इज यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थायमीन. Okay, now formation of the RNA nucleotides. The basic building block of RNA form the RNA nucleotide exactly as described previously for the DNA synthesis. Here again there are 4 separate nucleotides used, और वो 4 separate nucleotides हैं adenine, guanine, cytosine and uracil. DNA में इस uracil की जगह क्या था? Thymine. Note that these bases are the same as in DNA except the uracil in RNA replaces the thymine in DNA. ओके, सो ये साइटोसिन डीएनए में भी यूज होता है, गावानिन डीएनए में भी यूज होता है, एडेनिन डीएनए में भी यूज होता है, और यही तीनों आरएनए में भी यूज होते हैं, लेकिन आरएनए में थायमीन नहीं होता, उसकी जगह यूरासिल होता है. ओके, नाउ एक्टिवेशन ऑफ आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स. द नेक्स्ट स्टेप इन द सिंथेसिस ऑफ आरएनए इज एक्टिवेशन ऑफ द आरएनए न्यूक्लियोटाइड बाय एन एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज. और इस एक्टिवेशन के प्रोसेस में होता यह है कि 2 एक्स्ट्रा फॉस्फेट रेडिकल्स आर एडेड. अब देखो बात सारी यह है, क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट डीएनए ट्रांसक्रिप्शन जो कि बना रहा है आरएनए, और इस पूरे प्रोसेस के अंदर वी आर डिस्कसिंग कि पहला स्टेप ये था कि द न्यूक्लियर जो डीएनए है वो आरएनए पॉलीमरेज की वजह से देवर 2 स्ट्रैंड्स, अब वो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ आके फिट हुआ और ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए. सो हियर वी आर लुकिंग एट 1 स्ट्रैंड. अब इस 1 स्ट्रैंड के एक पर्टिकुलर रीजन को ट्रांसक्राइब किया जा रहा है. सो सिंपली बेसिस जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस जमा होती जा रही हैं, और जैसे जैसे मामला आगे बढ़ रहा है, यानी एक न्यूक्लियोटाइड कॉपी हो गया तो उसके साथ दूसरा न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ गया, फिर तीसरा न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ गया, और ये जुड़ने का प्रोसेस इस तरह होता है कि देखो ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये जो गोल ग्रीन चीज है ना, आरएनए पॉलीमरेज का काम है कि ये क्या करता है कि रीड करता है कि अच्छा जी यहाँ डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड में थायमीन है, तो थायमीन के लिए फिर ये न्यूक्लियस में ढूंढता है और पकड़ के लाता है एडेनिन को. तो एडेनिन आ गया, राइबोस शुगर को पकड़ के लाता है, इनके दरमियान बॉन्ड बनवाता है और फॉस्फेट के साथ, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड बनाता है ताकि ये न्यूक्लियोटाइड ये जो पूरी आरएनए की चेन बनी है इसके साथ जाके अटैच हो सके. और इसके अटैचमेंट के लिए ये एक्टिवेशन का प्रोसेस भी करता है, यानी 2 फॉस्फेट अटैच करता है. इस 2 फॉस्फेट का पर्पस ये है कि दीज आर हाई एनर्जी बॉन्ड्स बेसिकली. तो जब इस न्यूक्लियोटाइड को इस ग्रोइंग चेन ऑफ आरएनए में अटैच होना होगा तो ये फॉस्फेट ब्रेकअप होंगे और इस फॉस्फेट से एनर्जी निकलेगी, एंड दैट एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड इन द इलोंगेशन ऑफ द आरएनए मॉलिक्यूल. ठीक है, सो दीज लास्ट 2 phosphates are combined with the nucleotide by high energy phosphates derived from the ATP, and these are important for elongation, for development of the RNA chain. ये RNA chain बढ़ती है इन्हीं phosphates की वजह से जो कि एक्टिवेशन में यूज होते हैं. ओके, सो फार सो गुड. Now, RNA chain assembly from activated nucleotide using the DNA strand as a template. अब ये जितनी सारी बात की है ये एक दफ़ा और रिपीट होगी, इसको पढ़ते हैं. As shown in figure 3.7, assembly of the RNA is accomplished under the influence of enzyme which is known as RNA polymerase. यानी जो सारा फंडा चल रहा है, this is all because of this green gola which is known as the RNA polymerase. This large protein enzyme has many functional properties necessary for the formation of RNA. अब ये क्या क्या properties हैं जो RNA बनाने में हेल्प करती हैं. नंबर 1, इन द डीएनए स्ट्रैंड इमीडिएटली अहेड ऑफ द जीन टू बी ट्रांसक्राइब्ड, यानी जिस जीन को कॉपी करके आरएनए बनाना है उससे थोड़ा सा पहले देयर इज अ सीक्वेंस व्हिच इज नोन एज प्रोमोटर. द आरएनए पॉलीमरेज हैज एन appropriate complementary structure that recognizes this promoter and becomes attached to it, which is essential first step. So सबसे जो पहला स्टेप है वो ये कि सपोज एक डीएनए स्ट्रक्चर मौजूद है, सो दैट्स अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और ये डबल स्ट्रैंड्स मैंने इसके बना दिए. सपोज ये जीन है जिसको ट्रांसक्राइब होके आरएनए बनाना है. ओके, इस जीन से पहले की जो सीक्वेंस है उसको नाम देते हैं प्रोमोटर. तो ये जो
आरएनए पॉलीमरेज है वो एक्चुअली इस प्रोमोटर पे जाके बैठ जाता है और फिर इस डीएनए के स्ट्रैंड्स को ओपन अप करता है. सो आरएनए पॉलीमरेज की पहली प्रॉपर्टी कि इट बाइंड्स टू द प्रोमोटर. After the RNA polymerase attaches to the promoter, the polymerase causes unwinding of the DNA helix. फिर वो DNA के दोनों strands को खोल देता है. Okay? Now the polymerase then moves along the DNA strand, temporarily unwinding and separating the two strands of DNA as it moves. Now, as it moves along, at each stage it adds new activated RNA nucleotide. और ये सारा प्रोसेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है एक न्यूक्लियोटाइड को अटैच करता है दूसरे न्यूक्लियोटाइड को अटैच करता है. सो बेसिकली द जॉब ऑफ द RNA polymerase is the fact कि it keeps on reading द नाइट्रोजनस बेसिस. अच्छा भाई गावानीन है तो न्यूक्लियस से साइटोसिन को उठाया, फॉस्फेट को उठाया, राइबोस को उठाया, एक न्यूक्लियोटाइड बना दिया और इसके साथ दो फॉस्फेट अटैच कर दिए. आगे बढ़ा, आगे जब यहां बढ़ा तो देखा अच्छा गावानीन है, फिर से साइटोसिन को उठाया, राइबोस को उठाया, फॉस्फेट को उठाया, दूसरा न्यूक्लियोटाइड बना दिया, इसके साथ भी दो फॉस्फेट अटैच कर दिए. अब इन दोनों को आपस में जोड़ता है यूजिंग दीज फॉस्फेट हाई एनर्जी बॉन्ड्स और ये आपस में जुड़ जाते हैं. इस तरह आगे देखता है अच्छा सी है तो जी को पकड़ा, एक और न्यूक्लियोटाइड बनाया, ए है तो यू को पकड़ा, एक और. ये न्यूक्लियोटाइड्स बनते जाते हैं और आपस में कंबाइन करता जाता है, ऑल थैंक्स टू द RNA polymerase. Okay, so that's the RNA polymerase's job. Now, RNA polymerase, ये steps भी पढ़ लेते हैं. First, it causes hydrogen bond to form between the end bases of the DNA strand and the base of an RNA nucleotide in the nucleoplasm. Then, one at a time, RNA polymerase breaks two of the three phosphate radicals जो अभी हमने बात की थी और chain actually elongate होती चली जाती है. When the RNA polymerase reaches the end of the DNA gene, it encounters a new sequence now. This is known as chain terminating sequence. जैसे मैंने आपको ये बताया था कि स्टार्ट में प्रोमोटर होता है, बिल्कुल इसी तरह जब जीन पूरी ट्रांसक्राइब हो जाती है तो इसके बाद जो सीक्वेंस आती है दिस इज नोन एज टर्मिनेशन सीक्वेंस. अब ये जो टर्मिनेशन सीक्वेंस है यहां आके ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस एक्चुअली रुक जाता है. ठीक है, एंड सो वी हैव द न्यू स्ट्रैंड ऑफ RNA फॉर्म्ड. होता बेसिकली ये है कि ये जो डीएनए का स्ट्रैंड, देखो याद रहे कि यहाँ डीएनए के दो स्ट्रैंड्स थे, एक स्ट्रैंड कॉपी हो रहा है, दूसरा स्ट्रैंड यहाँ पड़ा हुआ है. अब जैसे ही ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है यानी टर्मिनेशन सीक्वेंस आ जाती है तो ये RNA यहाँ से दुबक के निकल लेता है और डीएनए का ये स्ट्रैंड अपने ओरिजिनल स्ट्रैंड के साथ दोबारा बाइंड करके डबल हेलिक्स बना देता है. तो ये बिल्कुल ब्यूटीफुली डीएनए के दो स्ट्रैंड्स थे, दो से अलग अलग ऐसे हो गए, एक ने अपने आप को कॉपी कर लिया, RNA बन के निकल गया और ये वापस डबल स्ट्रैंडेड जैसे पहले थे वैसे ही हो जाते हैं. ओके, ब्यूटीफुल प्रोसेस. जैसे किताब खोल के आप फोटोकॉपी करवाते हैं जीरोक्स, बिल्कुल इसी तरह डीएनए के स्ट्रैंड खोल के उसको कॉपी किया जाता है और ये सारा जादू कर रहा है कौन? RNA polymerase. Now, therefore, the code which was present in the DNA strand is eventually now transmitted in the complementary form to form the RNA molecule. The ribosome nucleotide bases, अब ये बहरहाल अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे राइबोसोम्स के बारे में. बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर डीएनए में गवानीन है तो आरएनए में साइटोसिन होगा उसी जगह पर. साइटोसिन की जगह गवानीन होगा, एडेनिन की जगह थायमिन नहीं होगा भाई, यूरासिल होगा, और थायमिन की जगह एडेनिन होगा. तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम याद रखना है आपको. ठीक है, देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए. अच्छा, अब ये जो अभी तक हमने जितनी भी बात करी कि डीएनए से आरएनए कॉपी हो जाता है बाय यूजिंग द आरएनए पॉलीमरेज, जो आरएनए बनते हैं उसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, उनको अभी 5-6 डिफरेंट टाइप्स हैं, उनको वन बाय वन देखते हैं. As research on RNA has continued to advance, many different types of RNA have been discovered and reported. Some types of RNA are involved in protein synthesis and some of them are actually not. Okay, the functions of some of the RNA, especially those that do not appear to code for protein, are still mysterious. यानी पहले एक्चुअली ये समझा जाता था कि डीएनए से जितना भी आरएनए बनता है वो सारे का सारा अल्टीमेटली प्रोटीन बना देता है, लेकिन अब ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि ऐसा नहीं है, सारे का सारा आरएनए प्रोटीन नहीं बनाता. देयर आर सम आरएनए व्हिच डज नॉट एक्चुअली मेक प्रोटीन. सो वो आरएनए क्या कर रहे हैं ये भी क्लियरली पता नहीं होता. ओके, द फॉलोइंग 6 टाइप्स ऑफ आरएनए प्ले इंडिपेंडेंट एंड डिफरेंट roles in protein synthesis. अब ये जरा देखते हैं कौन कौन से types of RNA हैं. The first one is the precursor messenger RNA. Precursor messenger RNA or the pre-mRNA. This M is for messenger, this pre is for precursor. It's a large immature single strand of RNA that is processed in the nucleus to form the mature messenger RNA.
The pre-messenger RNA includes two different types of segments which are called introns as well as exons. अब ज़रा ये सुनें कि इसका क्या मतलब है. एंड बेसिकली अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली ये ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करूं तो डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है, उस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से जो पहला लार्ज बड़ा सा आरएनए का मॉलिक्यूल बनता है, दैट इज एक्चुअली द प्रिकर्सर प्री मैसेंजर आरएनए जिसको हम कहते हैं. सो सपोज देयर वाज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और उस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का ये एक स्ट्रैंड है विच इज नोन एज द टेम्पलेट स्ट्रैंड, और इस टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड से जो आरएनए बना है दैट इज आल्सो अ लॉन्ग आरएनए. दिस इज नोन एज प्री messenger RNA. Okay, now that pre-messenger RNA is actually containing some region. So suppose इसमें कुछ एरिया ऐसा है, this area for example, and then एक गैप के बाद फिर एक एरिया ऐसा है which is different, फिर एक एरिया ऐसा है. So हम इनको अलग अलग नाम देते हैं. So there are areas which are for example important for translation into the protein. So there are some areas which are important for protein synthesis, and there are some areas which are not important for protein synthesis. तो होता ये है कि वो areas which are important for protein synthesis are known as exons. Okay, and the areas which are not required for protein synthesis are known as intron. तो ये जो precursor pre-messenger RNA है, इसमें ये दोनों areas होते हैं. So going back to the diagram, this contains introns as well as exons. So for example, we call it exon, we call this exon, and we call this exon. अब ये exon वो है जो protein synthesis में help करेगा, और ये बीच में intron वो है जो protein synthesis में use नहीं होते. So होता ये है कि ये जो बड़ा सा pre-messenger RNA बनता है, बॉडी में कुछ सिस्टम ऐसा होता है कि ये जो इंट्रॉन्स हैं ये निकाल दिए जाते हैं, और अल्टीमेटली जो आरएनए का मॉलिक्यूल बनता है वो इस तरह का बनता है जिसमें सिर्फ एक्सॉन्स रह जाते हैं, एक्सॉन रीजन्स रह जाते हैं और इंट्रॉन रीजन्स निकल जाते हैं. इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं स्प्लाइसिंग. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट कि डीएनए से सबसे पहले जो आरएनए बनता है दैट इज प्री मैसेंजर आरएनए. ये प्री मैसेंजर आरएनए में स्प्लाइसिंग का प्रोसेस होता है, इंट्रॉन निकल जाते हैं और अब बच जाता है मैच्योर मैसेंजर आरएनए. ठीक है, और स्प्लाइसिंग का जो प्रोसेस है उसमें भी कुछ स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएज हेल्प करते हैं. सो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएज डायरेक्ट द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग so that the pre-messenger RNA is converted into messenger RNA. Now the messenger RNA which is formed carries the genetic code to the cytoplasm for controlling the type of protein synthesis. अब चूंकि इंट्रॉन्स निकल गए हैं, इस मैसेंजर आरएनए में सिर्फ मैच्योर सीक्वेंसेस मौजूद हैं जो डीएनए की कॉपी हैं, और ये अब मैच्योर मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म तक जाता है और वहां प्रोटीन सिंथेसिस होती है. Then there is another type of RNA which is known as transfer RNA. As the name indicates, इसका काम है it binds to the messenger RNA and takes it outside into the cytoplasm ताकि प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस हो. तो न्यूक्लियस के अंदर ये जो प्रोसेस शुरू होता है ना, इफ दिस इज द न्यूक्लियस और इसमें डीएनए है और इस डीएनए से ये आरएनए मॉलिक्यूल बना है, तो इस आरएनए मॉलिक्यूल को पकड़ के ट्रांसफर आरएनए न्यूक्लियस से बाहर लेके जाता है और राइबोसोम तक पहुंचाता है ताकि प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस हो. Then there is another category of RNA which is present within the ribosome, and this is known as ribosomal RNA. और ribosomal RNA along with about 75 different types of proteins constitute the ribosome. सेल के अंदर एक टाइनी प्रोजेक्शंस नजर आती हैं, राउंडेड बॉडीज नजर आती हैं विच इज नोन एज राइबोसोम्स. सो ये जो राइबोसोम्स हैं दे आर मेड अप ऑफ नंबर 1 द राइबोसोमल आरएनए एंड नंबर 2 अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है, तो ये राइबोसोम की कंपोजिशन है. और यहाँ पर भी कहने की बात ये है कि कोई ऑर्गेनील ऐसा भी है जिसमें आरएनए होता है विच इज द राइबोसोमल आरएनए जो मिलकर राइबोसोम बनाता है. ओके, देन देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ आरएनएज विच इज नोन एज microRNAs. They are very small RNAs, 21 to 23 nucleotides only, and they are supposed to perform regulation of gene transcription. कैसे ये अभी तक बहुत क्लियर पता नहीं है, बट थोड़ा सा ग्लिम्स हम देखेंगे इस चैप्टर में. सो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं आरएनए की. ठीक है, प्री मैसेंजर आरएनए जो कि काफ़ी बड़ा होता है, प्रीकर्सर मैसेंजर आरएनए या प्री मैसेंजर आरएनए, और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए इसमें स्प्लाइसिंग करवाता है और मैच्योर आरएनए बन जाता है. मैच्योर आरएनए ट्रांसफर आरएनए के साथ बाइंड करके साइटोप्लाज्म तक पहुंचता है, वहां ये राइबोसोमल आरएनए के साथ मिलकर प्रोटीन बनाता है. एंड देन देयर आर वेरी स्मॉल आरएनएज विच आर कॉल्ड माइक्रो आरएनएज. दे रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ जीन एक्सप्रेशन.
अब डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ आरएनएस के बारे में इन्होंने थोड़े थोड़े पॉइंट्स लिखे हैं, वो पढ़ लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, द मैसेंजर आरएनए. मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल्स इज एक्चुअली द मॉलिक्यूल विच कंटेन्स द डीएनए कोड. ओके, और इनमें जो डीएनए कोड होता है इसको अब हम क्या नाम देते हैं? कोडॉन. So messenger RNA molecules are long single strands RNA that are suspended in the cytoplasm. These molecules are composed of several hundreds to several thousands of nucleotides. MicroRNA में देखिए क्या बताया था, सिर्फ 21 से 23 nucleotides हैं, यहाँ पे thousands of nucleotides हैं. And they contain the codon, which is the message complementary to the DNA code. DNA code का complementary message है, ठीक है. Now there is a figure down, अभी हम देखते हैं, shows a small segment of the messenger RNA. Its codes are CCG, UCU, GAA. Let's have a look at figure 3.8. So here we have figure 3.8, and this is one कोडॉन, दिस इज अनदर कोडॉन एंड दिस इज अनदर. यहाँ पे 3 कोडॉन दिखाए हुए हैं. इस कोडॉन की सीक्वेंस है CCG, और जब ये सीक्वेंस होगी आरएनए में तो अमाइनो एसिड बनेगा प्रोलीन. UCU सीक्वेंस होगी तो अमाइनो एसिड बनेगा सीरीन. GAA सीक्वेंस होगी आरएनए में तो अमाइनो एसिड बनेगा ग्लूटामिक एसिड. सो दिस इज हाउ एक स्पेसिफिक जो कोडॉन है वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ अमाइनो एसिड बनवाता है. द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखना चाहें इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बट यू शुड हैव अ कॉन्सेप्ट कि आरएनए कोडॉन अगर ये होगा, ये होगा, ये होगा या ये होगा, ऑल ऑफ देम विल कोड फॉर द अमाइनो एसिड एलेनिन. ठीक है. इसी तरह अगर ये और ये आरएनए कोडॉन्स होंगे तो अमाइनो एसिड जो है वो बनेगा एस्पार्टिक एसिड. अब इनमें 2 सीक्वेंसेस इंपॉर्टेंट है. एक सीक्वेंस कहलाती है AUG विच इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टार्ट कोडॉन. यानी जब कभी आरएनए में ये सीक्वेंस होगा वहां से प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होगा, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द स्टार्ट सीक्वेंस. और AUG किसको कोड करता है? बेसिकली मिथायोनिन को. सो मिथायोनिन इज ऑलवेज द फर्स्ट अमाइनो एसिड इन प्रोटीन्स, दैट्स द पॉइंट. ओके. और AUG याद रखने का आसान तरीका ये है ऑगमेंट. ऑगमेंट का मतलब ये है कि प्रोसेस स्टार्ट करना, शुरू किया जाए. लेट्स ऑगमेंट द प्रोसेस. सो ऑगमेंट स्टार्ट कोडॉन इज AUG. ओके. एंड देन सिमिलरली देयर आर स्टॉप कोडॉन्स. स्टॉप कोडॉन्स का मतलब ये है कि जब कभी ये कोडॉन आएंगे ट्रांसलेशन का प्रोसेस, प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाएगा. और 3 तरह की सीक्वेंसेस हैं कोडॉन्स जो आपको याद रखनी है, विच आर द स्टॉप कोडॉन्स. दे आर कॉल्ड UAA, UAG एंड UGA. इनको याद रखने का आसान तरीका है UAA, UAG एंड UGA. इसको जरा सुनिए. UGA से शुरू करते हैं. You go away, you go away मतलब स्टॉप हो जाए प्रोटीन सिंथेसिस. UAG, you are gone. यहां पे भी याद रखने का आसान तरीका. एंड UAA, you are away. तो इन तीनों में एक मैसेज है कि you are away, you are gone, you go away मतलब स्टॉप हो जाए. क्या चीज स्टॉप हो जाए? प्रोटीन सिंथेसिस. और AUG क्या था? स्टार्टिंग ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस. तो ये आपको कोडॉन्स कौन से होंगे और अमीनो एसिड कौन सा बनेगा इस टेबल से पता चलता है. नाउ RNA कोडॉन्स फॉर द डिफरेंट अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंटेड इन टेबल 3.1. ये वाला टेबल जो मैंने आपको बता दिया. It lists RNA codons for the 20 common amino acids which are found in the protein molecules. Note that most of the amino acids are represented by more than one codon. Also, one codon represents the signal start manufacturing, which is called the start codon, and there are 3 codon which are the stop codon. So that's a simple thing जो मैंने आपको already समझा दी. Easy to remember stuff straight away. है ना. अच्छा, फिर ये सारी कहानी किसकी थी? दिस इज ऑल अबाउट द मैसेंजर आरएनए. नाउ लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट द ट्रांसफर आरएनए. ट्रांसफर आरएनए की डिटेल्स हम पढ़ेंगे जब हम प्रोटीन ट्रांसलेशन पढ़ रहे होंगे, बट यहाँ एक डायग्राम है जो मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ कि ताकि आपको ट्रांसफर आरएनए का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए. सो हियर वी हैव द राइबोसोम फॉर एग्जांपल, एंड दिस लॉन्ग आरएनए इज द मैसेंजर आरएनए. मैसेंजर आरएनए पर ये जो ट्रिपलेट्स हैं इनको हम क्या नाम देते हैं? कोडॉन. होता ये है कि जो ट्रांसफर आरएनए है उसमें इस कोडॉन की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है. यानी से फॉर एग्जांपल CCC ऑन द मैसेंजर आरएनए, GGG ऑन द ट्रांसफर आरएनए. दिस इज द ट्रांसफर आरएनए. तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एरिया बाइंड करता है और ये आइडेंटिफाई करता है रेलिवेंट अमाइनो एसिड, फिर उसको ये लेकर आता है राइबोसोम पर. सो ट्रांसफर
आरएनए के दो इंपॉर्टेंट काम हैं। ट्रांसफर आरएनए का पहला इंपॉर्टेंट काम ये था कि न्यूक्लियस में से आरएनए को पकड़ के बाहर लाना राइबोसोम तक, और दूसरा इंपॉर्टेंट काम है रेलेवेंट अमीनो एसिड को पकड़ के राइबोसोम पे फिट करना। सो दैट इज द जॉब ऑफ द ट्रांसफर आरएनए। ओके, इसीलिए जो मैसेंजर आरएनए पे ये ट्रिपलेट था उसको हमने कोडॉन कहा था, तो जो ट्रांसफर आरएनए पे ट्रिपलेट है उसको हम क्या नाम देते हैं, एंटी कोडॉन, क्योंकि ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है। अब जरा पढ़ लेते हैं इसको। Another type of RNA that is essential for protein synthesis is called the transfer RNA because it transfers the amino acid to the protein molecule. Okay, each type of transfer RNA combines specifically with one of the 20 amino acids that are to be incorporated into the protein formation. So जो प्रोटीन बन रही है जाहिर है या प्रोलीन चाहिए होगा या सीरीन, सो 20 अमीनो एसिड जो है उनमें से कोई एक अमीनो एसिड चाहिए होगा यहाँ इनकॉर्पोरेट होने के लिए। और ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा अमीनो एसिड आएगा, वो पता लगेगा इस कोडॉन से। ठीक है, नाउ द ट्रांसफर आरएनए व्हिच कंटेन्स ओनली अबाउट 80, दिस इज ऑल टू मच डिटेल, मैंने आपको इसका पूरा एंटीकोडॉन का कॉन्सेप्ट ये समझा दिया। फर्दर डिटेल्स जो ट्रांसफर आरएनए की है दैट वी विल डिस्कस व्हेन वी विल टॉक अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस इन द नेक्स्ट वीडियो। अच्छा, फिर एक कैटेगरी है आरएनए की, दैट इज द राइबोसोमल आरएनए। इट इज ऑब्वियसली प्रेजेंट इन द राइबोसोम। अच्छा, है ये भी आरएनए, तो जाहिर है ये डीएनए से ही बनता है ना, दिस इज ऑल्सो मेड अप फ्रॉम द डीएनए, और डीएनए से बन के फिर ये राइबोसोम तक ट्रांसफर होता है, और साइटोप्लाज्म में इट इज नोन एज द राइबोसोम। इतना ज्यादा होता है इस राइबोसोम के अंदर कि एज मच एज 60% ऑफ द राइबोसोम इज मेड अप ऑफ द राइबोसोमल आरएनए। द रिमेनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर इज मेड बाय सम प्रोटीन्स, अबाउट 75 different types of proteins. Okay, now ribosome is the physical structure, it's a physical rounded structure present in the cytoplasm which is involved in protein synthesis. However, it always function in association with other two types of RNA, which is the transfer RNA and the messenger RNA. Messenger RNA में कोडॉन होगा, यानी कौन सा अमीनो एसिड पकड़ना है, और ट्रांसफर RNA में एंटीकोडॉन होगा जो अमीनो एसिड पकड़ने में एक्चुअली हेल्प करेगा। ठीक है, thus the ribosomes actually act as a manufacturing plant for proteins. So यहाँ पे सारा प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन होता है। ओके, अच्छा, राइबोसोम्स बनते कहाँ हैं? राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड विद इन द न्यूक्लियोलस। सो द डीएनए जीन्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ द राइबोसोमल आरएनए आर लोकेटेड इन 5 pairs of chromosomes in the nucleus. ये चूंकि राइबोसोमल आरएनए पूरे का पूरा राइबोसोम को कॉन्स्टिट्यूट करता है, 60% ऑफ इट, तो राइबोसोम की जनरेशन जो है वो एक्चुअली डीएनए फॉर्मिंग द राइबोसोमल आरएनए यहाँ से शुरू होती है इनसाइड द न्यूक्लियस एंड पर्टिकुलरली इन द न्यूक्लियोलस। सो एज द राइबोसोमल आरएनए फॉर्म्स इट कलेक्ट्स इन द न्यूक्लियस a specialized structure lying adjacent to the chromosome. When large amount of ribosomal RNA is produced, as occurs in the cells that manufacture large amount of proteins, यानी जो सेल ज़्यादा प्रोटीन बनाते हैं उनमें ज़्यादा राइबोसोमल आरएनए बनता है। इट मेक सेंस। राइबोसोमल आरएनए इज स्पेशली प्रोसेस्ड इन द न्यूक्लियोलस। सो ये सारी बात बेसिकली ये बता रहे हैं कि देयर इज अ सेल, ये उसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए बनना शुरू होते हैं एंड दे फॉर्म स्मॉल एग्रीगेट्स लाइक दिस। फिर इसमें डिफरेंट प्रोटीन्स ऐड होती जाती हैं एंड द राइबोसोम्स मूव आउटसाइड द न्यूक्लियर पोर्स इनटू द साइटोप्लाज्म टू मेक द proteins. Okay, so protein forming factories are actually made within the nucleus. Now the next category of ribosome is the microRNAs or the small interfering RNAs, which are also known as siRNA. इनका क्या काम है, ये क्या होते हैं, जरा देखते हैं। A fourth type of RNA in the cell is microRNA. Fourth type कैसे? हमने messenger RNA देखा, हमने ribosomal RNA देखा, हमने transfer RNA देखा, अब microRNA। जो microRNA है, it is only 21 to 23 nucleotides long, and these microRNAs are encoded from the transcribed DNA of the gene. ये भी DNA से ही बनते हैं, जाहिर है RNA सारे का सारा DNA से ही बनेगा, and they are non-coding, यानी ये प्रोटीन नहीं बनाते। Okay, they don't make proteins. The generation of microRNA involves special processing of longer primary precursors called the mRNA, which are the primary transcripts of the gene. So अब ये डायग्राम देखते हैं, इस पे ये सारी बात समझते हैं। देखो, जीन जो है ना, उसका जो प्रोटीन कोडिंग रीजन है जिससे प्रोटीन बनना है, उसकी कहानी तो हमने पढ़ ली कि इसमें से पहले मैसेंजर आरएनए बनेगा, ये न्यूक्लियस से बाहर निकल के जाएगा, राइबोसोम पे अटैच होगा, प्रोटीन बनाएगा, ऐसे ही है ना। लेकिन देयर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द डीएनए व्हिच इज नॉट
coding for the protein, but it is making another type of RNA. Messenger RNA नहीं बना रहा, कोई और type of RNA बना रहा है, such as primary microRNA. और ये जो primary microRNA है, it is then processed by the microprocessor complex, और primary microRNA is then modified into pre-microRNA. ये pre-microRNA निकलता है न्यूक्लियस से और साइटोप्लाज्म में पहुंचता है, और यहाँ पर एक और प्रोसेसिंग होती है which is the processing by dicer. So dicer is a molecule here. ये RNA इसमें फिट होता है, इसकी प्रोसेसिंग होती है, और अब ये processing of pre-microRNA into small RNA duplexes. So this dicer is basically kind of a chopper जो इस pre-microRNA को और छोटे छोटे RNAs में कन्वर्ट कर देता है, which then process together with risk, अभी बताता हूँ क्या होता है, and ultimately stop the ट्रांसलेशन प्रोसेस. यानी क्या बात हो रही है भाई? बात ये हो रही है कि ये जो माइक्रो आरएनए वाला सिस्टम है ना, ये अल्टीमेटली प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है. सो इट काइंड ऑफ इनहिबिट्स राइबोसोमल फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. सो दैट्स द जॉब. ओके, अब इसको पढ़ लेते हैं. द प्राइमरी माइक्रो आरएनएज आर देन प्रोसेस्ड इन द सेल न्यूक्लियस बाय माइक्रोप्रोसेसर कॉम्प्लेक्स इनटू प्री माइक्रो आरएनएज व्हिच देन ट्रांसमिटेड टू द बेसिकली द साइटोप्लाज्म. ओके, these pre microRNAs are then further processed in the cytoplasm by a specific dicer enzyme which generates smaller RNAs. Okay, and फिर इसकी further processing होती है with RNA induced silencing complex which is known as the RISC. और ये जो रिस्क है, अब ये बिल्कुल मैच्योर माइक्रो आरएनएज जनरेट करता है विच आर बिलीव्ड टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन नॉर्मल रेगुलेशन ऑफ द सेल फंक्शन बाय इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस. सो ये सारी प्रोसेसिंग आपको याद रखनी है फॉर द माइक्रो आरएनएज. माइक्रो आरएनएज बनते हैं एज प्राइमरी या बिल्कुल ही प्रिलिमिनरी टाइप ऑफ माइक्रो आरएनएज. इनकी न्यूक्लियस में एक प्रोसेसिंग होती है, फिर ये साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, डाइसर के साथ प्रोसेसिंग होती है, रिस्क कॉम्प्लेक्स के साथ प्रोसेसिंग होती है, और फिर ये मैच्योर होकर इनहिबिट कर देते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. ठीक है. Another type of microRNA is a small interfering RNA which are also called siRNA. They are also called silencing RNA or short interfering. ये सब एक ही तरह के नाम है. Small interfering कहिए, short interfering कहिए, silencing कहिए, siRNA के all the same thing. The siRNA are also short डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल. जो लोग कहते हैं ना आरएनए सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड होता है, वो सुने जरा गौर से. डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल कंप्राइजिंग ऑफ 20 to 25 न्यूक्लियोटाइड्स दैट इंटरफेयर विद एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन्स. siRNA generally refer to synthetic miRNAs and can be administered to silence the expression of genes as required. Basically जो siRNAs है ना भाई, ये सिंथेटिक होते हैं, लेबोरेटरी में बनते हैं, और अब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में siRNAs को यूज़ किया जा रहा है टू ट्रीट डिफरेंट कैंसर्स, टू डिफरेंट पैथोलॉजीज की ट्रीटमेंट के लिए, बिकॉज अब हमें ये पता चल गया है कि इनका काम है जीन साइलेंसिंग. तो अगर कोई प्रोटीन ओवर एक्सप्रेस हो रहा है और उसको हमें इनहिबिट करना है तो वी यूज़ siRNAs. ओके, एंड दे कैन be tailored according to the requirement. Suppose अगर किसी कैंसर में TGF बीटा की जीन ओवर एक्सप्रेस हो रही है और इसको हमें इनहिबिट करना है, so we use the siRNA for TGF beta, something like that. Okay, researchers have proposed that siRNAs may become useful therapeutic tools to silence different genes that contribute to pathophysiology of the diseases. So microRNAs and siRNAs are basically gene silencers, यानी ये जीन को स्टॉप कर रहे हैं एक्सप्रेशन से. Okay, so that's all about that we need to discuss about transcription. अगली वीडियो अब बनाऊंगा ट्रांसलेशन के बारे में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.